गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज है 26 जून और आज के इस सेशन में 26 जून के करंट अफेयर के साथ साथ पूरे वीक का करंट अफेयर भी क्विक रिवीजन करेंगे। अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये क्लास आप सभी के लिए बहुत ही यूज़फुल रहने वाली है। तो चलिए डिस्कस करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। नीति आयोग का नया चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर यानी कि सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो फ्रेंड, जो नीति आयोग है ना, इसके नए सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया है परमेश्वरन अय्यर को, जिन्हें आप सभी पिक में देख सकते हैं। अच्छा, ये किसका स्थान लेने वाले हैं? तो फिलहाल जो वर्तमान में नीति आयोग के सीईओ हैं वो हैं अमिताभ कांत। अब जो अमिताभ कांत है ना, इनका जो कार्यकाल है वो 30 जून को समाप्त हो रहा है और 30 जून से जो नए सीईओ होंगे नीति आयोग के वो परमेश्वरन अय्यर होंगे। साथ ही में आप सभी को ज्ञात होगा कि हाल ही में नीति आयोग के नए उपाध्यक्ष भी नियुक्त किए गए हैं, जिनका नाम है सुमन के बैरी। तो जो सुमन के बैरी हैं ये नीति आयोग के उपाध्यक्ष हैं। अगर मैं आपसे पूछूं कि नीति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे फ्रेंड्स, तो याद रखेंगे जो नीति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष थे वो थे अरविंद पंगाड़िया। फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में पूछ लिया जाता है। आइए डिस्कस कर लेते हैं नीति आयोग के बारे में। नीति आयोग की जो स्थापना की गई थी वो 1 जनवरी 2015 में की गई थी। किसके स्थान पर गठन किया गया था? योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग बनाया गया था। फ्रेंड, जो नीति आयोग के अध्यक्ष होते हैं ना वो भारत के प्रधानमंत्री होते हैं। जैसे कि वर्तमान में कौन है भारत के प्रधानमंत्री? तो वो हैं पीएम नरेंद्र मोदी। मुख्यालय कहाँ पर है नीति आयोग का? तो जो मुख्यालय है वो नई दिल्ली में है। सुमन के बैरी वर्तमान में उपाध्यक्ष हैं। पहले उपाध्यक्ष अरविंद पंगाड़िया थे। तो 3 पॉइंट आप सभी को याद रखने हैं नीति आयोग के बारे में, जो कि अक्सर एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। फ्रेंड्स, अगर आप लोग पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें, जिससे आप लोगों को क्लास का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाएगा। साथ ही क्लास को लाइक ज़रूर कर दीजिए। अगर आप लोगों की कोई क्वेरी है तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर आप सभी हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। किस देश ने 3 नए रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट्स यानी कि उपग्रहों को सफलतापूर्वक लॉन्च किया है? तो फ्रेंड, जो 3 रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट हैं इन्हें सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया है चाइना के द्वारा। याद रखेंगे किन के द्वारा लॉन्च किया गया है? चीन के द्वारा इन्हें लॉन्च किया गया है। अब डिस्कस कर लेते हैं अन्य ऑप्शंस के बारे में। भारत का आप सभी को ज्ञात होगा कि इसरो, जो कि भारत की अंतरिक्ष एजेंसी है, इसरो ने हाल ही में GSAT-24 नामक सैटेलाइट कहाँ से लॉन्च किया है? तो फ्रेंच गुआना से इसे लॉन्च किया गया है। अब आप लोग मुझे कमेंट्स बॉक्स में बताइए कि फ्रेंच गुआना किस महाद्वीप में है? अमेरिका के बारे में एक पॉइंट याद रखेंगे कि अमेरिका ने शुक्रयान लॉन्च करने का जो घोषणा की है, तो जो अमेरिका द्वारा शुक्रयान लॉन्च किया जाएगा वो किया जाएगा 2029 में। जबकि भारत शुक्रयान कब लॉन्च करेगा फ्रेंड्स? तो शुक्रयान भारत के द्वारा लॉन्च किया जाएगा 2024 में। अगर मैं आपसे यहाँ पूछूं कि होप मिशन किस देश का है फ्रेंड्स, तो जो होप मिशन है ये है संयुक्त अरब अमीरात का मिशन है। चलिए आगे डिस्कस कर लेते हैं कि जो चाइना द्वारा जो सैटेलाइट लॉन्च किया गया है इसका इस्तेमाल विशेष तौर पर कहाँ पर होगा? तो फ्रेंड, जो सैटेलाइट है इसका इस्तेमाल जो विशेष तौर पर होगा वो साइंस एक्सपेरिमेंट, लैंड रिसोर्स सर्वे, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट की उपज का आकलन करने और आपदा रोकथाम में किया जाएगा। आगे डिस्कस कर लेते हैं खबरों में रहा चीन यानी कि लेटेस्ट करंट अफेयर क्विक रिवीजन। किस देश ने 2028 में निरंतर बिजली प्राप्त करने हेतु अंतरिक्ष में एक सौर ऊर्जा संयंत्र शुरू करने की योजना का प्रस्ताव रखा है? तो फ्रेंड्स, ये प्रस्ताव हाल ही में रखा गया था चाइना के द्वारा। किस देश ने चांद का नया भूवैज्ञानिक मानचित्र यानी कि जियोलॉजिकल मैप जारी किया है? तो ये चाइना के द्वारा हाल ही में जारी किया गया है। किसका मानचित्र जारी किया गया है? तो फ्रेंड्स, याद रखेंगे चंद्रमा का। आपको बता दें कि सबसे पहले जो चंद्रमा का जो मानचित्र जारी किया गया था ना फ्रेंड्स, वो किया गया था अमेरिका के द्वारा। तो दोनों ही पॉइंट आप सभी याद रखेंगे।
किस देश के चंद्र जांच मिशन ने चंद्रमा पर पानी के साक्ष्य खोजे हैं? चीन। किस देश के रोवर ने चंद्रमा के दूसरी तरफ 2 कांच के गोलों की हाल ही में खोज की थी? तो चीन के द्वारा ये खोज की गई थी। मैप में आप सभी चीन की लोकेशन देख सकते हैं फ्रेंड्स, ये है चाइना। चाइना की जो सबसे लंबी नदी है ना, वो यांगसी नदी है, जो कि अक्सर एग्जाम में पूछ ली जाती है। चाइना में ही आपको यहाँ देखने को मिलेगा टकला मकान मरुस्थल। अच्छा फ्रेंड, जो भारत के साथ चाइना की सीमा लगती है ना, इसे किस नाम से जानते हैं? तो इसे जाना जाता है मेक मोहन लाइन के नाम से। किस लाइन से जानते हैं? हाल ही में ये एमपीपीएससी में जो एग्जाम हुआ है ना एमपीपीएससी का, उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया है कि भारत से जो चाइना की सीमा लगती है उसे किस नाम से जानते हैं? मेक मोहन के नाम से जानते हैं। भारत की जो सबसे ज़्यादा अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगती है ना फ्रेंड्स, वो लगती है बांग्लादेश के साथ। यहाँ पर आप देख सकते हैं, आपको यहाँ पर बांग्लादेश देखने को मिलेगा। तो सबसे ज़्यादा अंतर्राष्ट्रीय सीमा भारत की बांग्लादेश के साथ लगती है और सबसे कम लगती है, यहाँ ऊपर आपको देखने को मिलेगा, अफगानिस्तान। अफगानिस्तान से जो सीमा इंडिया की लगती है ना, उसे डूरेंट लाइन के नाम से जाना जाता है। और पाकिस्तान से जो सीमा लगती है उसे रेड क्लिफ लाइन के नाम से जाना जाता है। तो तीनों ही सीमाओं के नाम आपको याद रखने हैं, आपसे कोई भी नाम पूछा जा सकता है। चीन की जो राजधानी है, तो चीन की जो राजधानी है वो है बीजिंग। चीन की मुद्रा है रेमनबी और चीन के वर्तमान में राष्ट्रपति हैं शी जिनपिंग। तो चीन के बारे में इतनी बातें आप सभी याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे, हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री ने यूरोपीय लोगों के बीच आम के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए बेल्जियम में मैंगो फेस्टिवल का आयोजन किया है? तो फ्रेंड, जो मैंगो फेस्टिवल है, सबसे पहले तो याद रखेंगे मैंगो फेस्टिवल का आयोजन किया गया बेल्जियम में। अब फ्रेंड्स, ये बेल्जियम कहाँ पर है? तो यूरोप महाद्वीप में है। अब आप लोग मुझे कमेंट्स बॉक्स में बताइए कि यूरोप महाद्वीप को एशिया से कौन सी पर्वत श्रेणी अलग करती है, जो कि मैं कई बार आपको बता चुकी हूँ क्लास में, तो आप सभी कमेंट्स बॉक्स में बताई है। तो फ्रेंड, जो जागरूकता बढ़ाने के लिए जो मैंगो फेस्टिवल का आयोजन किया गया है ना, इसका उद्घाटन किया गया था पीयूष गोयल जी के द्वारा। आइए डिस्कस कर लेते हैं इसके बारे में। अच्छा फ्रेंड, जो पीयूष गोयल हैं, ये वर्तमान में कौन है? तो ये भारतीय केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री हैं पीयूष गोयल। भारत शेष विश्व में आमों का एक बड़ा आपूर्ति करता है, ये पॉइंट आप सभी याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। यूरोप के सबसे बड़े स्टार्टअप सम्मेलन यानी कि विवाटेक 2020 ने किस देश को वर्ष का देश के रूप में मान्यता दी है? फ्रेंड्स, सबसे पहले तो क्वेश्चन यहाँ से ये बन सकता है कि जो विवाटेक है, ऐसे पूछा जा सकता है कि खबरों में रहा या चर्चा में रहा, विवाटेक 2020 क्या है? तो याद रखेंगे, ये यूरोप के सबसे बड़े स्टार्टअप सम्मेलन है। विवाटेक किस देश से संबंधित है? तो याद रखेंगे, ये किस महाद्वीप से या किस देश से? तो ये यूरोप से रिलेटेड है और ये स्टार्टअप पर एक सम्मेलन है। अब जो ये सम्मेलन आयोजित किया गया है ना, तो इस सम्मेलन में वर्ष का देश के रूप में किसे मान्यता दी गई है? तो फ्रेंड, जो वर्ष का देश के रूप में मान्यता दी गई है, वो दी गई है इंडिया को। याद रखेंगे, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आपसे पूछा जा सकता है। आगे डिस्कस कर लेते हैं इसी के बारे में। विवाटेक 2020 में भारत को वर्ष का देश नामित किया जाना एक बहुत बड़े सम्मान की बात है। यह दुनिया में भारतीय स्टार्टअप के योगदान के कारण है और यह भारतीय स्टार्टअप की पहचान भी है। आगे डिस्कस करेंगे कि रेल संचार, इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यानी कि अश्वनी वैष्णव ने पेरिस फ्रांस में आयोजित प्रौद्योगिकी प्रदर्शनी यानी कि विवाटेक 2020 में भारत का मंडप का उद्घाटन किया था। आप तो बस इतना याद रखिएगा कि जो विवाटेक 2020 है, ये किससे रिलेटेड है? तो एक सम्मेलन है, किसके लिए है? स्टार्टअप से रिलेटेड है। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल ने कहां से बाजरा पर राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किया है? तो फ्रेंड, जो बाजरा पर राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किया गया है, वो किया गया है नई दिल्ली में। किसने किया है? तो केंद्रीय मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल के द्वारा किया गया है। आइए डिस्कस कर लेते हैं कि जो ये सम्मेलन आयोजित किया गया है, इसकी थीम क्या है? तो द फ्यूचर सुपर फूड फॉर इंडिया, ये इसकी थीम है।
साथ ही में आपको यहाँ पर एक पॉइंट याद रखना है जो कि हाल ही में संपन्न हुए एमपीपीएससी के एग्जाम में पूछा जा चुका है। भारत दुनिया भर में बाजरा का 5वां सबसे बड़ा निर्यातक है और वर्ष 2023 बाजरा का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया गया है। किसके द्वारा किया गया है? संयुक्त राष्ट्र के द्वारा। और यही क्वेश्चन हाल ही में जो एमपीपीएससी का एग्जाम हुआ है उसमें पूछा गया है, जो खाद्य विकल्पों में मूल्य सृजन और टिकाऊ उत्पादों को बढ़ावा देगा। फ्रेंड्स, क्वेश्चन का लेवल देखकर आप सभी समझ रहे होंगे कि ये क्लास आप सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, क्योंकि फ्रेंड्स इस क्लास में आपको बिल्कुल कम से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा इंफॉर्मेशन मिलती है जो कि आपकी परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। पहली भारत नेपाल भारत गौरव पर्यटक ट्रेन किस रेलवे स्टेशन से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया था? तो फ्रेंड, जो भारत गौरव पर्यटक ट्रेन है इसे रवाना किया गया है नई दिल्ली रेलवे स्टेशन। सॉरी, इसका जो आंसर होगा वो आंसर होगा ऑप्शन डी, सफदरगंज रेलवे स्टेशन से इसे रवाना किया गया है। राइट आंसर है ऑप्शन डी। आइए डिस्कस कर लेते हैं। फ्रेंड्स, ये किससे रिलेटेड है? तो ये भारत से नेपाल जाएगी और जो नेपाल में राम जी से रिलेटेड जितने भी स्थान हैं वहाँ पर ये लोगों को मतलब वहाँ पर जानकारी जो उनसे रिलेटेड है और जो दर्शन वगैरह है वो कराएगी। आगे डिस्कस कर लेते हैं अन्य महत्वपूर्ण पॉइंट, जैसे कि भारतीय रेलवे ने 2 ट्रेन की टक्कर होने से रोकने के लिए किस टक्कर रोधी प्रणाली या सिस्टम का सफल परीक्षण किया था? तो ये कवच है। फ्रेंड्स, ये कवच क्या करेगा? जैसे मान लीजिए इधर से एक ट्रेन आ रही है और इधर से एक ट्रेन आ रही है, तो एक सेंसर नाम का लगाएगा जिससे क्या ये पहले ही रोक देगा, टक्कर होने से पहले ही ट्रेनों को रोक देगा। तो इसका नाम रखा गया है कवच। रेल मंत्रालय ने रेलवे दूरसंचार को अपग्रेड करने के लिए किसके साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमेटिक्स के साथ। रेलटेल और डब्ल्यूएचओ ने किस शहर में मोबाइल कंटेनर अस्पताल का उद्घाटन किया है? तो फ्रेंड, जो मोबाइल कंटेनर हॉस्पिटल हैं इनका उद्घाटन किया गया विशाखापट्टनम में। किस रेलवे जोन ने बैटरी से चलने वाले डुअल मोड लोकोमोटिव जिसका नाम है नवदूत का विकास किया है? तो इसका जो विकास किया गया है ना फ्रेंड्स, वो किया गया है पश्चिमी मध्य रेलवे के द्वारा। अच्छा, जो पश्चिमी मध्य रेलवे है इसका मुख्यालय कहाँ पर है? जबलपुर में। जबलपुर कहाँ पर है फ्रेंड्स? तो ये मध्य प्रदेश का एक जिला है और यहीं पर पश्चिमी मध्य रेलवे का मुख्यालय है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। किस राज्य ने बद्रियों को लिए पहले अंडर 19 राष्ट्रीय T20 टूर्नामेंट का खिताब जीत लिया है? तो फ्रेंड, ये खिताब जीत लिया गया है आंध्र प्रदेश के द्वारा। अच्छा, आंध्र प्रदेश ने किसे हराकर ये खिताब जीता है? तो गुजरात को हराकर ये खिताब आंध्र प्रदेश के द्वारा जीता गया है। फ्रेंड्स, इसका आयोजन कौन करता है? तो इसका आयोजन किया जाता है भारतीय डेफ क्रिकेट संघ के द्वारा और इसे आयोजित किया गया था 16 जून से 19 जून तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब रिवीजन कर लेते हैं, क्विक रिवीजन करेंगे पूरे वीक का। ब्रिक्स देशों का 14वां शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? तो आप सभी को ज्ञात है कि 2022 में ब्रिक्स की जो अध्यक्षता कर रहा है वो कर रहा है चाइना, और इसका जो 14वां सम्मेलन है वो कहाँ आयोजित किया गया? चीन में। अच्छा, इसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो जो वर्तमान में चीन की जो प्रेसिडेंट है ना फ्रेंड्स, सी जिनपिंग के द्वारा इसकी अध्यक्षता की गई। अगर मैं आपसे पूछूं कि 13वां शिखर सम्मेलन कहाँ पर हुआ था और किसने अध्यक्षता की थी? तो 13वां शिखर सम्मेलन का जो अध्यक्षता की गई थी वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा की गई थी। फ्रेंड्स, बारी बारी से इस सम्मेलन को आयोजित किया जाता है। जैसे कि 2022 में अध्यक्षता की गई है वो चाइना के द्वारा की गई है। ठीक है, याद रखेंगे। ब्रिक्स में कौन कौन से देश शामिल हैं? तो ब्रिक्स में है रसिया है, चाइना है, इंडिया है, ब्राज़ील है और साउथ अफ्रीका है। तो इतने पॉइंट आप सभी को याद रखने हैं। अगला क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। निम्न में से कौन सा देश पहली बार नाटो शिखर सम्मेलन में भाग लेगा? तो फर्स्ट टाइम भाग ले रहा है जापान। जापान के जो प्रधानमंत्री हैं जिन्हें आप सभी पिक में देख पा रहे होंगे, इनका नाम है फूमियो किशिदा। तो जो नाटो शिखर सम्मेलन होगा ना उसमें जापान पहली बार पार्टिसिपेट करेगा। आगे डिस्कस कर लेते हैं।
साथ ही में आप सभी को ज्ञात होगा कि हाल ही में स्वीडन और फिनलैंड ने भी नाटो में शामिल होने की घोषणा की थी। तो ये दोनों देश भी अपना प्रतिनिधि जो मंडल होता है ना उसे भेजेंगे इसमें, जो नाटो का जो शिखर सम्मेलन होने वाला है ना इसके अंदर। अच्छा, ये जो शिखर सम्मेलन है इसका आयोजन कब होगा? तो 28 से 30 जून तक आयोजित किया जाएगा। मैप में भी आप सभी नाटो के जो सदस्य देश हैं उनको देख सकते हैं। वर्तमान में जो नाटो के सदस्य देश हैं वो 30 हैं और नवीनतम कौन सा है? तो नवीनतम है मैसेडोनिया। अगला क्वेश्चन रिवीजन करेंगे। बैम्बू डैबलिंग बैट जो कि किसकी प्रजाति है? चमगादड़ की एक नई प्रजाति है और इसे किस अभयारण्य में खोजा गया है? तो फ्रेंड्स, जो चमगादड़ की नई प्रजाति है इसे खोजा गया है मेघालय के नौखिल्लम वन्य जीव अभयारण्य में। कहाँ पर खोजा गया है? मेघालय के नौखिल्लम वन्य जीव अभयारण्य में। फ्रेंड्स याद रखिएगा, क्योंकि ये न्यूज़ में बना हुआ है वन्य जीव अभयारण्य, तो आपसे पूछा जा सकता है, या आपको मिलान करने के लिए दे दिया जाएगा कि नौखिल्लम वन्य जीव अभयारण्य किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? तो ये मेघालय में। चिमगादड़ को आप सभी पिक में देख सकते हैं। अच्छा, साथ ही में आप सभी को ज्ञात होगा कि हाल ही में दुनिया के सबसे लंबे दांतों वाले हाथी की मृत्यु हो गई थी, जिसका नाम था भोगेश्वर। उसकी मृत्यु कहाँ पर हुई थी? तो बांदीपुर टाइगर रिजर्व में हो गई थी। और फ्रेंड्स ये कहाँ पर है? तो ये कर्नाटक राज्य में है। रामगढ़ विषधारी अभयारण्य ये कहाँ पर है? तो ये राजस्थान राज्य में है और ये भारत का 53वां अभयारण्य है। सॉरी, अभयारण्य टाइगर रिजर्व बना है, ये भारत का 53वां। दुधवा टाइगर रिजर्व कहाँ पर है? तो ये उत्तर प्रदेश में है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। योग को प्रोत्साहन देने में उत्कृष्ट योगदान के लिए वर्ष 2021 के प्रधानमंत्री पुरस्कारों में अंतर्राष्ट्रीय संगठन स्तर पर यह पुरस्कार किसे दिया जाएगा? तो फ्रेंड, जो अंतर्राष्ट्रीय संगठन स्तर पर यह पुरस्कार दिया जाएगा ना, वो दिया जाएगा यूके को। अन्य पुरस्कार के बारे में भी डिस्कस कर लेते हैं कि किसे कौन सा पुरस्कार दिया जाएगा। तो फ्रेंड्स, ये अगर आपसे पूछा जाए कि अंतर्राष्ट्रीय व्यक्तिगत स्तर पर यह पुरस्कार किसे मिलेगा, तो ब्राजील के साओ पाउलो को दिया जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय संगठन स्तर पर यह पुरस्कार दिया जाएगा यूके को। संगठन और राष्ट्रीय स्तर पर यह पुरस्कार दिया जाएगा लेह लद्दाख में बिच्छू संघ सेना को। व्यक्तिगत और राष्ट्रीय संगठन स्तर पर यह पुरस्कार दिया जाएगा ऋषिकेश की द डिवाइन लाइफ सोसाइटी को। तो ये चारों पुरस्कार आपको याद रखने हैं और ये किससे रिलेटेड है? तो 21 जून को क्या मनाया जाता है? जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है। अच्छा, जो पुरस्कार दिए गए हैं इसको लेकर जो दिशा निर्देश कौन जारी करता है? तो आयुष मंत्रालय। अगला क्वेश्चन देखेंगे। हाल ही में किस देश ने फूजियान नाम से अपना तीसरा विमान वाहक पोत लॉन्च किया है? तो सबसे पहले तो याद रखेंगे ये फूजियान क्या है? तो ये एक विमान वाहक पोत है और इसे लॉन्च किया गया है चाइना के द्वारा। ये चाइना का स्वदेशी रूप से निर्मित विमान वाहक पोत है, याद रखेंगे। चलिए, फुजियामा के बारे में हम लोगों ने जो इम्पोर्टेंट पॉइंट थे वो डिस्कस कर लिए, बस इतना ही याद रखना है। चाइना के बारे में भी हम लोग ऊपर डिस्कस कर ही चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संयुक्त राष्ट्र में भारत के अगले स्थायी प्रतिनिधि के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ये आगामी परीक्षा में छपने वाला क्वेश्चन है, याद रखिएगा। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि जो संयुक्त राष्ट्र है इसमें भारत के अगले स्थायी प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त किया गया है रुचिरा कंबोज को। नाम याद रख लीजिएगा, बहुत महत्वपूर्ण है, रुचिरा कंबोज, जिन्हें आप सभी पिक में देख सकते हैं। ये किसका स्थान लेंगी? तो टी.एस. त्रिमूर्ति का ये स्थान लेंगी। अच्छा, जो रवाफ फातिमा हैं इन्हें हाल ही में नियुक्त किया गया है, तो इन्हें बनाया गया है यूएन जो संयुक्त राष्ट्र है अवर महासचिव के रूप में इसे नियुक्त किया गया है इन्हें। अच्छा, जो इस समय महानिर्देशक हैं, महासचिव हैं, वो कौन है? एंटोनियो गुटेरेस है और अवर महासचिव के रूप में नियुक्त किया गया है रवाफ फातिमा को। ये किस देश से रिलेटेड है? तो ये बांग्लादेश से रिलेटेड है। तो इतना हम डिस्कस कर चुके हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। हाल ही में चर्चा में रहा एरियन स्पेस क्या है? तो फ्रेंड्स, ये एरियन स्पेस है ना, ये यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी है। क्या है फ्रेंड्स? यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी है, याद रखेंगे।
अब ये न्यूज़ में क्यों है, तो जैसा कि मैंने अभी आपको ऊपर बताया था कि G7 24 और जो यहाँ पर आपका देखने को मिलेगा आपको, एक तो भारत का है G7 24 और एक मलेशिया का दूरसंचार उपग्रह को लॉन्च किया गया है फ्रेंच गुआना से। कहाँ से लॉन्च किया गया है? फ्रेंच गुआना से लॉन्च किया गया है। और किसके थ्रू लॉन्च किया गया है? तो यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी एरियन स्पेस के द्वारा इन्हें लॉन्च किया गया है। तो इतनी जानकारी आप सभी को याद रखनी है। अगला क्वेश्चन रिवीजन करेंगे। किस देश की खुसगुल झील को यूनेस्को के विश्व नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व में शामिल किया गया है? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना है। तो ये खुसगुल जो झील है ये कहाँ पर है? तो ये है मंगोलिया में, और इसे शामिल कर लिया गया है यूनेस्को के विश्व नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व में। आगे मैप में देख लेते हैं मंगोलिया कहाँ पर है फ्रेंड्स। तो ये है मंगोलिया। मंगोलिया के ऊपर जस्ट आप देख पाएंगे रसिया है, उसके जस्ट नीचे देखेंगे चाइना है। मंगोलिया की कैपिटल क्या है? उलान बटार है। साथ ही मैं आपको बता दें कि ये जो झील है ना, यह मंगोलिया के मीठे पानी का 70% का स्रोत है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की मछली किस देश में पाई गई है? तो फ्रेंड, जो विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की जो मछली है, इसे हाल ही में खोजा गया है कंबोडिया में। कंबोडिया में किस नदी में इसे खोजा गया है? तो मीकांग नदी में खोजा गया है। और ये मीठे पानी की सबसे बड़ी मछली है जो कि कंबोडिया में मिली है और मीकांग नदी में मिली है। तो मैप में आप सभी मीकांग नदी की लोकेशन देख सकते हैं। जो मीकांग नदी है ये तिब्बत के पठार से निकलती है और साउथ चाइना सी में अपना जल गिराती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। जून तीर्थ फेस्टिवल ये कहाँ मनाया गया है? तो फ्रेंड्स, ये फेस्टिवल है, इसका आयोजन किया जाता है अमेरिका में। अगला क्वेश्चन रिवीजन करेंगे। निम्न में से किस आईआईटी संस्थान ने सेप्टिक टैंक को साफ करने के लिए एक रोबोट विकसित किया है? तो फ्रेंड, जो सेप्टिक टैंक होते हैं उन्हें साफ करने के लिए जो रोबोट बनाया गया है वो बनाया गया है आईआईटी मद्रास के द्वारा। रोबोट को आप सभी पिक में देख सकते हैं। कुछ इस प्रकार का रोबोट बनाया गया है आईआईटी मद्रास के द्वारा। इसका नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा जा सकता है। तो इस रोबोट का जो नाम है वो है होमोसेप। क्या नाम है? होमोसेप। इस रोबोट को विकसित करने का मकसद क्या है? तो सेप्टिक टैंकों में मनुष्यों के सफाई करने के कारण हो रही मृत्यु को रोकना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। जीएसटी परिषद की कौन सी बैठक 28 और 29 जून 2022 को श्रीनगर में आयोजित की जाएगी? तो फ्रेंड्स, ये बैठक होगी 47वीं, जो कहाँ पर होने वाली है? श्रीनगर में। और इसकी अध्यक्षता कौन करेगा? तो इसकी अध्यक्षता, जैसा कि वर्तमान में कौन है वित्त मंत्री? निर्मला सीतारमण है, उन्हीं के द्वारा इसकी अध्यक्षता की जाएगी, जिन्हें आप सभी पिक में देख सकते हैं। ये है वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण। नेक्स्ट क्वेश्चन है। हमजा आब्दी बर्रे को हाल ही में किस देश का नया प्रधानमंत्री बनाया गया है? तो हमजा आब्दी बर्रे बन गए हैं सोमालिया के नए प्रधानमंत्री। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आप सभी मैप में सोमालिया देख लीजिए। तो फ्रेंड्स, ये है सोमालिया जो कि अफ्रीका महाद्वीप में है, और सोमालिया की जो कैपिटल है वो मोगादिशु है। चलिए क्विक रिवीजन जल्दी से करते हैं क्योंकि फिर क्लास की टाइमिंग ज़्यादा हो जाती है। राम बहादुर राय की पुस्तक भारतीय संविधान अनकही कहानी का विमोचन किसके द्वारा किया गया है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन। केंद्र सरकार द्वारा कब से सिंगल यूज प्लास्टिक का बहिर्वाह यानी कि प्रतिबंध लगा दिया जाएगा पूरी तरह से? तो ये लगा दिया जाएगा 1 जुलाई से। सिंगल यूज प्लास्टिक का मतलब आप सभी समझ रहे होंगे, जैसे प्लास्टिक की थैलियाँ, स्ट्रॉ, कॉफ़ी बैग, सोडा या पानी की बोतलें। अगर मैं आपसे पूछूं कि माइक्रो प्लास्टिक क्या है, तो प्लास्टिक के वे कण होते हैं जिनका व्यास 5 मिलीमीटर से कम होता है। समुद्र में जाने वाला प्लास्टिक विघटित होता है और टूटकर माइक्रो प्लास्टिक के रूप में सामने आता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन रिवीजन करेंगे, निम्न में से कौन अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल में 5वें सबसे ज़्यादा गोल करने वाले खिलाड़ी बन गए हैं। तो जो 5वें सबसे ज़्यादा गोल करने वाले खिलाड़ी बन गए हैं वो बन गए हैं भारत के सुनील छेत्री। पहले स्थान पर कौन है, क्रिस्टियानो रोनाल्डो है। दूसरे स्थान पर अली डेई हैं। तीसरे स्थान पर है मोख्तार दहारी और चौथे स्थान पर है लियोनेल मेसी। 5वें स्थान पर है सुनील छेत्री। हाल ही में हुई घोषणा के अनुसार निम्न में से कौन सा देश 2026 में फीफा विश्व कप की मेजबानी देश में शामिल नहीं है। तो फ्रेंड, जो 2026 में फीफा विश्व कप होने वाला है वो मैक्सिको, अमेरिका और कनाडा में होगा। चाइना इसमें शामिल नहीं है। तो इतनी जानकारी आप सभी को याद रखनी है। अच्छा, जो 2022 में होने वाला है ये कहाँ पर होने वाला है, कतर, दोहा में। फीफा की स्थापना 21 मई 1904 में हुई थी। फीफा के वर्तमान में अध्यक्ष जियानी इन्फेंटिनो है। हेडक्वार्टर जो है वो ज्यूरिक यानी कि स्विट्जरलैंड में है। और फीफा विश्व कप 2022 का शुभंकर है लाइव, जिन्हें आप सभी पिक में देख सकते हैं। फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप कहाँ पर होगा, तो इसका आयोजन किया जाना है इंडिया में। और इसका जो शुभंकर है वो है ईबा। तो दोनों ही शुभंकर आप सभी को याद रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, G20 समूह की बैठक जम्मू कश्मीर में किस वर्ष होने वाली है। तो जम्मू कश्मीर में होने वाली है 2023 में। G20 सदस्य देशों को आप सभी मैप में देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने किस IPS अधिकारी को राष्ट्रीय जांच एजेंसी का नया प्रमुख नियुक्त किया है, दिनकर गुप्ता को। अगला क्वेश्चन रिवीजन करेंगे, राष्ट्रीय जांच एजेंसी के बारे में आप सभी याद रखेंगे कि यह संघीय जांच एजेंसी है। स्थापना 31 दिसंबर 2008 में की गई थी। मुख्यालय नई दिल्ली में है और संस्थापक राधा विनोद राजू है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस देश में G7 सम्मेलन 2022 का आयोजन किया जाएगा। तो G7 सम्मेलन का आयोजन होने वाला है, यहाँ पर इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, जर्मनी में इसका आयोजन होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व बैंक ने किस राज्य के पहाड़ी क्षेत्रों में वर्षा आधारित खेती को नई ऊंचाइयों पर ले जाने हेतु 1000 करोड़ रुपए की एक परियोजना को मंजूरी दे दी है। उत्तराखंड में परियोजना को मंजूरी दी गई है। परियोजना का नाम क्या है, तो बार्नी कृषि परियोजना है। अगला क्वेश्चन है, इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंट यूनिट के द ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स 2022 के अनुसार निम्न में से कौन सा शहर रहने के लिहाज से दुनिया का सबसे अच्छा शहर है। तो वियना कहाँ पर है, ऑस्ट्रिया में है। मैप में आप सभी यूरोप के मैप में वियना की लोकेशन देख सकते हैं फ्रेंड, जो ऑस्ट्रिया है इसी की कैपिटल है वियना। नेक्स्ट क्वेश्चन रिवीजन करेंगे, निम्न में से कौन सा हवाई अड्डा पूरी तरह से हाइड्रो और सौर ऊर्जा से चलने वाला भारत का पहला हवाई अड्डा बन गया है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 26वीं सिंधु दर्शन यात्रा कहाँ शुरू हुई है। तो फ्रेंड, जो 26वीं सिंधु दर्शन यात्रा है जो कि सिंधु नदी से रिलेटेड है, ये शुरू हुई है लेह लद्दाख में। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि जो सिंधु नदी है इसका उद्गम कहाँ से होता है, तिब्बत के मानसरोवर के निकट सिनकाबाब नामक जलधारा से होता है और सिंधु भारत में केवल केंद्र शासित प्रदेश यानी कि लेह जिले से होकर बहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय महिला क्रिकेट टीम की किस पूर्व कप्तान ने हाल ही में खेल के सभी प्रारूप से संन्यास की घोषणा की है। रुमेली धन ने, जिन्हें आप सभी पिक में देख सकते हैं। मिताली राज भी घोषणा कर चुकी हैं और उनका संबंध किस गेम से है, तो क्रिकेट से है। तो फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम सभी ने 26 जून के करंट अफेयर के साथ साथ पूरे वीक का क्विक रिवीजन भी कर लिया। तो आज की क्लास आप लोगों को कैसी लगी कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। साथ ही क्लास को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।